हेलो एवरीवन। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोगों का आवाज़ में होगा, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि मुझे जैसे ही मौसम चेंज होता है ना, आवाज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने लगती है। सो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडेबल होगी, समझ में आ जाएगी, ऐसी वॉइस भी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताइए। अदरवाइज फिर से हमें वेट करना होगा कि जब तक मेरा आवाज़ ठीक नहीं होगी। अभी 2-3 दिन पहले तो ऐसी कंडीशन थी कि मतलब बोल पाना ही मुश्किल हो रहा था, बट ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं। बजट काफ़ी करंट टॉपिक है और करंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट्स ये हैं जो बजट में इंक्लूड किए गए हैं, और ये जो हमारा फाइनल बजट नहीं है, यानी अंतरिम बजट, जो जिस नाम से इसको पेश किया गया है, अंतरिम बजट ये नहीं है। तो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं इसमें, किस किस को इंक्लूड, जैसा कि इसमें बताया गया कि अंतरिम बजट नहीं है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि बजट के अंदर, और इसकी पीडीएफ भी आपको दांगी अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस बजट में हमने जो मेन की पॉइंट्स लिए कि रेलवे में, मिडिल क्लास के लिए, एजुकेशन के सिस्टम में, महिलाओं के लिए, चाइल्ड्स के लिए, और सबसे ज्यादा टैक्स में, मतलब कौन कौन सी चीजों में रेट इंक्रीज हुए हैं, किसको छूट मिली है, क्या क्या नई चीजें आई हैं, और अंतरिम बजट क्या पेश किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके विषय है, आपको क्या करना है। ओके, स्टार्ट करें। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर अप किया है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने दोनों मीडियम में लेने की कोशिश की है, तो कोई इशू आपको नहीं आएगा। साथ ही जो बजट की पीडीएफ है दांगी अकेडमी के टेलीग्राम से आप इसको अपलोड कर सकते हैं, और इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगी। तो देखिए, मेन पॉइंट सबसे क्या लिया था, जैसा कि एक्चुअली सारी चीजें प्रिपेयर थी, बस आवाज की वजह से ही मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो थोड़ा सा डिले हो चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हमने इसको कवर अप करने की कोशिश की है। यानी थर्सडे के दिन जो 6 कॉन्सिक्यूटिव बजट जो था वो पेश किया गया, और ये पेश किया गया था, आप जानते हैं, हमारी एफएम यानी फाइनेंशियल मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लोकसभा में। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, वैसे आपको पता है, लेकिन कहाँ पर, कौन से सदन में इसको पेश किया गया, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और जो फुल बजट है वो कब आएगा, ये अंतरिम बजट नहीं है, यानी फाइनल बजट नहीं है। ये इसके मेन कुछ की पॉइंट्स हैं जो अभी रखे गए हैं, और जो फाइनल बजट है, फुल बजट है, वो लिया जाएगा जुलाई में। कब लिया जाएगा? जुलाई में लिया जाएगा, जब तक कि ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट है इलेक्शन से वो कंप्लीट हो जाएंगे और गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए कि इन्होंने जो कुछ पॉइंट्स को हाईलाइटेड किया है, किस किस के लिए किया है, स्पेशली इन्होंने हाईलाइट किया यूथ को, क्योंकि आप जानते हैं यूथ जो है कुछ भी कर सकने का दम रखता है। सो यूथ को किया है, इसके अलावा पुअर पीपल्स को किया है, जो भी माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा ट्राइब्स में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है, बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, और वुमेन्स को इन्होंने हाईलाइट करते हुए, इसके साथ साथ इन्होंने हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी कुछ पॉइंट्स को हाईलाइटेड किया है, जिसको हम इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर बताया है कि किस तरह से यहाँ पर जो पुरानी चीजें थी उनको हमने कवर अप किया है, कुछ ऐसे जो अभी तक हम कवर अप नहीं कर पाए थे, उन कुछ चीजों में हमने आज योग्यता हासिल की है, कौन सी चीजें जो हमारे देश को अभी तक पिछड़ेपन के लिए ले जा रही थी, वहां से हम डेवलप होकर आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और भी डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चल रहा है। तो ये चीजें उन्होंने यहाँ पे बताया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, टैक्स रेट वो रिमेन सेम रहा, उसमें कोई भी ज्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि जो वुमेन है, यूथ है, और अगर आपके देश में गरीब पीपल सबसे ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा गरीबी अगर बढ़ रही है, तो उस देश को प्रोग्रेसिव कभी भी नहीं माना जा सकता। तो उन्होंने इसी पॉइंट्स पर डिस्कशन किया है कि कैसे हम गरीबी को देश से हटा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गरीब को हटाया जाए, वुमेन्स को कैसे आगे लाया जा सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पर जो यूथ है उसके लिए कैसे हम ज्यादा से ज्यादा स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको बिजनेस हुआ, यानी और भी कई सारे सेक्टर जो फर्दर इन्होंने डिस्क्राइब किया है, उसमें इनको आगे ले जाया जा सकता है। तो देखिए, मैंने दोनों चीजों में इंक्लूड किया है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो नई जो टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग जिनकी इनकम 1 ईयर में 7 लाख तक है, टोटल 1 ईयरली 7 लाख तक है, तब तक इनको टैक्स में यहाँ पर छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, 7 लाख तक यदि इनकम है ईयरली, तो सेम टैक्स रेट रहने वाली है। और जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए लिया गया है वो यहाँ पर 22% की दी गई है कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लिए, और 15% यहाँ पर दिया है जो नई निर्माण जिन कंपनियों का हो रहा है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग दी गई है। ये अलग अलग स्लैब सेक्टर्स बताए गए हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट टैक्स रेट क्या रहने वाली है।
इसके बाद जो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया 2024 से 25 तक, यानी 1 अप्रैल 24 से मार्च 31 25 तक, इसमें ये जो बजट है इसमें अभी कोई भी टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजेस यहाँ पे फर्दर अभी नहीं होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया कि इंपॉर्टेंट हम ये देखते हैं, बजट तो आपको पता है, लेकिन बजट से रिलेटेड यदि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कोई सी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वहाँ हमेशा जो बजट में इंक्लूड है वही चीज़ें पूछी जाए। एक दो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि बजट कौन तैयार करता है, तो ऐसे में फिर हमने ये मिस कर दिया, हमें मिस नहीं करना है यहाँ पे, तो मैंने ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इंक्लूड किया है कि हु प्रिपेयर द यूनियन बजट। तो ये कौन तैयार करता है? भारतीय केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय द्वारा नीति आयोग और अन्य संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट कौन है, क्या बताएंगे आप? वित्त मंत्रालय द्वारा नीति आयोग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय को हम जनरली क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कौन तैयार करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा तैयार किया जाता है। अब इसमें कौन कौन हेल्प करता है? तो इसमें हेल्प करता है नीति आयोग और दूसरी जो अदर लाइन्स के मिनिस्ट्रीज हैं वो सभी इस बजट को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों में जैसे DEA है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इनके लिए भी एक नोडल अधिकारी होता है और उस नोडल निकाय के द्वारा ही, यानी उस नोडल बॉडी के द्वारा ही ये पूरी सारी जो फैक्टर्स हैं, जो जो की पॉइंट्स इसमें इंक्लूड किए गए हैं, उनको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। इसके बाद जो इनमें इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं हम उस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। तो एक बार हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि एक ही स्क्रीन पर दोनों मीडियम में नहीं हो पाता था, तो मैंने बारी बारी से किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जो अधिक ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज को स्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि जितने ज़्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर इंक्रीज होंगे, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसी के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया है कि एक समिति को यहाँ पर तैयार किया जाए। देखिए इंग्लिश में भी यहाँ पर लिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इनको लिया है और इसमें जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए प्रमोट करने के लिए बताया है 9 to 14 ईयर्स की जो गर्ल्स चाइल्ड है, स्पेशली जो कि सर्वाइकल कैंसर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स में सबसे ज़्यादा 9 to 14 इतनी अर्ली एज में ही सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हो रही है, तो इसको रिकवर करने के लिए कोशिश की गई है कि इसके लिए वैक्सीनेशन किया जाए ताकि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम हो। द्वारा जो एक और स्कीम लॉन्च की गई थी काफ़ी पहले ही, आयुष्मान भारत, और उसी के तहत कार्ड्स भी बनाए गए, तो उसी में यहाँ पर आशा और ये आंगनवाड़ी जितने भी वहाँ की कार्यकर्ताएं हैं उनके लिए इसका जो बीमा कवर है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन के लिए है यूविन प्लेटफॉर्म, इसको ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूविन प्लेटफॉर्म इसको इंक्रीज़ किया जाएगा और पूरे देश में लागू किया जाएगा, ताकि यदि मान लीजिए कोई एक स्टेट में यहाँ पर उसने वैक्सीनेशन करवा लिया और फर्दर वो दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। यानी ये कुछ इस प्रकार की स्कीम रहेगी जिससे हमारा आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, इसी के तहत इस स्कीम को लाने की प्लान किए जा रहे हैं। इसके अलावा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इसमें भी ताकि आंगनवाड़ी केंद्रों को इंक्रीज किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, छोटे चाइल्ड्स बच्चे होते हैं, उनके लिए अच्छे से अच्छी प्लानिंग की जा सके, उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। ये सारी फैसिलिटीज़ को इसमें कवर अप किया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट रेलवे। रेलवे में मेन जो 3 पॉइंट्स हैं उनको लिया गया है, एनर्जी, मिनरल, सीमेंट कॉरिडोर, उसके अलावा पोर्ट कनेक्टिविटी और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। 3 चीज़ें यहाँ पर ली गई है और इसमें जो बताया गया है इंपॉर्टेंट सबसे कि ऐसे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे जिससे एनर्जी ग्रो होगी और उसके साथ साथ यहाँ पर जो कम लागत यहाँ पर हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि लागत इतनी लग जाती है और उतना वहाँ पर हमें प्रोडक्ट, लागत तो लग गई लेकिन उतने बेहतर रिजल्ट अगर हमें नहीं मिल पा रहे हैं तो जो फंड वहाँ पर लगा है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। तो कोशिश यही की जा रही है कि कम लागत वाले यहाँ पर बनाए जाए और अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो जाए। इसके अलावा यहाँ पर 3 आर्थिक गलियारा कार्यक्रम भी जीडीपी की वृद्धि को ग्रो करने के लिए यहाँ पर लाया गया, जिससे कि हमारे देश की जो जीडीपी है, आप जानते हैं जनरली जीडीपी जो कंस्ट्रक्शन बेसिस होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसी पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग चलता है, मोस्ट ऑफ देम, पूरा नहीं, जेडीपी ही इस पर डिपेंड करता है और जेडीपी ग्रो होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा मेडिकल फैक्टर है, काफ़ी सारे और भी फैक्टर हैं, ये एक बेसिक सा पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया है जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो यहाँ के यात्रीज हैं,
सारे के सारे उन लोगों को सुविधा देने के लिए, उनके आराम को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वंदे भारत मानकों के रूप में यहाँ पर जो ट्रेन है वंदे भारत, उसके रूप में और फर्दर ट्रेन को कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि जो भी पैसेंजर्स हैं उनको किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। इसके बाद मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी परिवर्तन के लिए, आप जानते हैं इंदौर में जैसा कि स्टार्ट की गई है, और एज सुन एज ये कंप्लीट हो जाए तो ऐसे जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर भी मेट्रो के लिए प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं, ताकि मेट्रो को वहाँ पर भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट किया जा सके। इसके बाद 40,000 नॉर्मल रेल बॉगीज विल बी कन्वर्टेड टू वंदे भारत। जो नॉर्मल ट्रेन की बोगीज थी उनको अच्छे सुविधाजनक एकदम लग्जरीज वे में उनको तैयार किया जा रहा है वंदे भारत ट्रेन की तरह, और एकदम स्टैंडर्ड उनको लुक वहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मेन इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है कि अब तक सबसे ज़्यादा जो है 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन यहाँ पर किया जा चुका है अभी तक का। इसके अलावा अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आगे, ऑलमोस्ट यहाँ पर करने का जो स्टार्टअप है वो प्लान था कि वो चल रहा है। इसके बाद आता है ग्रीन एनर्जी के बारे में, कि जो ग्रीन एनर्जी है, हरित एनर्जी है, उसको किस तरह से देश में ग्रो किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीन एनर्जी को इंक्रीज करके हम जो पेट्रोल डीजल है, ऐसी चीज़ें जो हो रही ना उससे हम जूझ रहे हैं, उनकी कमी से हम जूझ रहे हैं, तो उसको दूर किया जा सके। और सिर्फ ऐसा नहीं कि फार्मिंग के ही क्षेत्र में हम इसको यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में इसका वास्ट एरिया इंक्रीज करने के लिए इसको काम किया जा रहा है। यानी 2070 तक नेट शून्य के लिए हमारी जो प्रतिबद्धता रहेगी, यानी जो हमारे मेजरमेंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए, यानी लगभग 1 गीगावाट, टोटल 1 गीगावाट। और इसको जो विंड एनर्जी है, जो आप जानते हैं विंड एनर्जी, उसके थ्रू उसकी पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, तो विदाउट पॉल्यूशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले को गैसीकरण किया जाएगा, यानी लिक्विफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा, कोल गैसिफिकेशन किया जाएगा, और उससे जो है नेचुरल गैस, मेथनॉल, ऐसी चीज़ों को, और अमोनिया जो कि अभी हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, उसको कंट्रोल किया जा सके और हम अपने यहाँ भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सके, इसके लिए स्टार्टअप किया जाएगा। इसके अलावा जो बायोगैस होती है उसको स्टार्ट किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और नई मशीनरीज उसके लिए डेवलप करने के फ्यूचर में प्लान्स है। इसके बाद आता है टूरिज्म को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी देश का टूरिज्म बहुत अच्छा है ना, तो वहाँ की ऑटोमेटिकली जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाती है, और पॉल्यूशन भी कम से कम होता है। पॉल्यूशन किस पर डिपेंड करता है कि वो जो टूरिस्ट प्लेस है उसको आप कितना क्लीन से क्लीन रख पा रहे हो। जो हमारी पहले से महल बने, काफ़ी सारी चीज़ें, गार्डन्स बने, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स बने, इन सबको हमें रक्षा करनी है, सेव करना है और टूरिज्म को इंक्रीज़ करना है, तो हमारे देश की इनकम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रो हो जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि जो अलग अलग स्टेट है, स्टेट में यहाँ पर सबसे पहले जो टूरिज्म सेंटर्स है उनको इंक्रीज करना है, उसकी मार्केटिंग करना है। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी उतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे। इसके अलावा जो टूरिस्ट एरियाज वहाँ पर आने जाने की सुविधा को इंक्रीज करना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आने जाने की सुविधा नहीं होती तो टूरिस्ट वहाँ से कट जाते हैं, तो वहाँ उन प्लेसेस तक आने जाने की सुविधा को उपलब्ध करवाना है। और जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो बंदरगाह के थ्रू, बस के थ्रू, रेलवे के थ्रू, एयरप्लेन के थ्रू, सारी कनेक्टिविटी को अवेलेबल करवाना है। इसके बाद आता है ब्लू इकोनॉमी फिशेस से रिलेटेड है, इसको भी इंक्रीज़ करना है, और जितने भी समुद्री एरियाज़ हैं वहाँ पर इसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के प्लान्स को वहाँ के जो भी फार्मर्स हैं उनको बताना है, अवेयर करना है उनको, ताकि इसको इंक्रीज़ किया जा सके। इसके बाद है विकसित भारत के लिए राज्यों में क्या क्या सुधार हम यहाँ पर कर सकते हैं। रिफॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ विकसित भारत आएगा ये। तो राज्य सरकारों के द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए इस वर्ष 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है। यानी कि जो भी अपना स्टार्टअप करना चाहता है उसके लिए गवर्नमेंट इनको लोन प्रोवाइड करेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा भी इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर नहीं बताई गई है। तो जैसे अंतरिम बजट पूरा पेश हो जाएगा जुलाई में, तो इसकी पूरी डिटेल की कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कितना उसको मिल जाएगा, क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, वो आपको मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी वीडियो के थ्रू।
इसके बाद में है मिडिल क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा सबके लिए। तो सरकार क्या कर रही है, किराए के घरों, झुग्गियों, चौल, अनाधिकृत कॉलोनियों में जो भी मिडिल क्लास के पीपल्स रहते हैं उन लोगों को अपना घर खरीदने के लिए उनके लिए स्कीम्स लाने वाली, वैसे अभी भी चल रहा है, काफ़ी सारे स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कहीं घर लाइक की सब्सिडी, नई कॉलोनी की सब्सिडी, ऐसे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जा रही। तो इन फ्यूचर भी और नए प्लान्स यहाँ पर चल रहे हैं। इसके बाद आता है वुमेन्स के लिए नारी शक्ति। तो नारी शक्ति के लिए भी लगभग अभी तक ऐसा अनुमान है कि 30 करोड़ रुपीस लोन के रूप में बांटे गए हैं, ताकि जो वुमेन एम्पावरमेंट के रूप में आए और अपने दम पर कुछ कर दिखाए। इसके अलावा लगभग 10 वर्षों में जो लिटरेसी है वो 28% इंक्रीज हुई है एज़ कम्पेयर टू जो लास्ट के जो ईयर्स थे उनमें इन 10 सालों में। इसके अलावा ST जो पाठ्यक्रम, जो कोर्सेज चलते हैं उसमें भी अगर देखा गया तो 43% इनरोलमेंट हुई है लेडीज़ का। इसके अलावा नया जो आया है लखपति दीदी योजना, जो कि स्पेशली लेडीज़ के लिए है, उसके लिए 83 लाख लगभग यहाँ पर अब 1 करोड़ से भी ज़्यादा वुमेन्स के लिए NGOs बनाए गए हैं, स्वयं सहायता समूह के द्वारा इनको प्रदान की जाएगी। अब लगभग ये क्या है, अंतरिम बजट बनाम पूरा जो बजट है, इसका मतलब ये है कि इसके अंतर को हम डिस्कस कर लेते हैं कि लगभग पूरे साल को कवर करने के लिए जो जो प्लान्स जो गवर्नमेंट्स बनाती है वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। कितने खर्च आए, कहाँ पर कौन से खर्चे अभी तक किए जा चुके हैं, कौन सी योजना लागू की गई है, उसमें कितना हमारा प्लान था, कितना खर्चा आया है, क्या ये योजना घाटे में चल रही है, क्या फ़ायदे में चल रही है, कितने लोगों को इसका लाभ मिला है, सारी चीज़ इसमें इंक्लूड की जाती है। और इसका जो फुल डाटा रहेगा वो हमको जुलाई में यहाँ पर जो इसका जो पूरा डाटा है वो हमको जुलाई में मिल जाएगा। तो देखिए मेरा गले में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैंने कोशिश की आपके साथ में इसको शेयर करने की, फिर भी कोई इशू आया तो उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।